हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द क्लास। A very good evening to all of you who all are here. Hi. Hello everyone. Good evening, good evening, good evening. तो let me know how are you doing first of all. कैसे हैं आप सभी, बताइए कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाइयाँ। अगर कोई यहाँ लाइव है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बच्चे, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का नेक्स्ट हमारा ये लेक्चर है। सॉरी, हाँ इसको चेंज कर लेना, इट्स लेक्चर 2 टुडे। ओके, इट इज़ सेकेंड लेक्चर। तो ये थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यार, स्लाइड में चेंजेस करना आज गलती से ये हुआ नहीं है। सो या कोई बात नहीं, इट्स लेक्चर 2। ठीक है, आज पढ़ने क्या वाले हैं हम, पढ़ेंगे एक तो गाइनोशियम के बारे में एंड देन विल बी स्टडिंग व्हाट इज़ पॉलिनेशन, राइट। गाइनोशियम क्या है, पॉलिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इफ़ वी टॉक अबाउट गाइनोशियम, what do we understand by the term gynoecium? Gynoecium यानी we are talking about the female structure. Of course हम यहाँ female structure की बात कर रहे हैं, right? And if we talk about your pollination, तो ये कैसा process होता है जहाँ पे there is this transfer of gametes. तो हमने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था बच्चे कि जब भी हमारा पॉलिनेशन प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस के अंदर देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट्स, पॉलिन्स का बेसिकली ट्रांसफ़र होता है और वही पॉलिन ग्रेन्स फर्दर जाके आपके क्या बनाते हैं, दे विल बी फॉर्मिंग द मेल गैमीट्स, है ना। यही पॉलिन ग्रेन्स बाद में जाके क्या बनाएंगे, मेल गैमीट्स को बनाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एंड क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिकैप कर लेते हैं। तो हम लोगों ने ना लास्ट क्लास में एंड्रोशियम पढ़ा था और पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एंड्रोशियम मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स की क्या होता है ना, हमारे पास एक स्टेमन होती है जिसके पास एक एंथर रहता है इस तरह से, और ये एंथर कैसा होता है, एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। इट्स अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, और बाइलोब्ड होने के साथ साथ ये कैसा होता है, डाइथीकस भी होता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास में 2 थीका होती हैं। और जब हम इसका इस तरह से क्रॉस सेक्शन निकालते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है कि भाई एक लोब के अंदर क्या है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो टोटल में हमारे पास में कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाती हैं, हमारे पास टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आर देयर, ठीक है। टोटल में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हमारे पास में होते हैं, राइट। नाउ ये जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, ठीक है, ये जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे हैं, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलके क्या बन जाता है, स्ट्रक्चर फॉर्म करता है एक टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रा यानी 4, तो इसीलिए एंथर के लिए हम ये सारी टर्म्स यूज करते हैं। ये बाइलोब भी है, डाइथिकस भी है और टेट्रास्पोरेंजिएट भी है, ठीक है। फिर हमने वॉल्स ऑफ एंथर्स डिस्कस की थी। क्या बताया था बेटा मैंने वॉल्स के बारे में, मैंने आपको सिंपली बताया था कि एंथर के पास में 3 वॉल्स, सॉरी टोटल में कितनी, 4 वॉल्स होती हैं। एक तो सबसे बाहर वाली, दैट इज द एपिडर्मिस, then we have endothecium, then we have middle layer, और next we have your tapetum,
ठीक है, ये जो यहाँ पे टेप्टम होता है, दिस टेप्टम, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलेंस। ठीक है, तो जितने भी डेवलपिंग पॉलेंस होते हैं ये उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट योर एपिडर्मिस, अगर हम एपिडर्मिस की बात करते हैं और एंडोथीशियम मिडल लेयर्स, ये तो तीनों मिलके प्रोटेक्शन देती हैं और प्रोटेक्शन के साथ साथ डेहिसेंस में भी हेल्प करती हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डेहिसेंस, राइट। तो ये प्रोटेक्शन भी देती है और डेहिसेंस में भी हेल्प करती है। इतनी बात आई सबको समझ में। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं एक बारी आपके इसी माइक्रोस्पोरेंजिया वाले स्ट्रक्चर पे, यानी एंथर के अंदर जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया था बेटा, ज़्यादा बड़ा डायग्राम हो गया, हम छोटा ही बनाते हैं। तो बेटा ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर क्या होती है, वी हैव स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या होती है इनके अंदर, स्पोरोजीनस टिश्यू, राइट। तो स्पोरोजीनस टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होती है और ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है ओके, एंड ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है, दिस इज मेड अप ऑफ cells which are capable of giving rise to pollens, right। इसके अंदर जितने भी cells हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, pollen mother cells या फिर microspore mother cells। और बेटा यही pollen mother cell, it undergoes the process of reductional division। इसका मियोसिस होगा, पहले इनिशियली मियोसिस 1 होगा, देन यू विल बी हैविंग 2 सेल्स लाइक दिस, 1 and 2। ठीक है, 2 सेल्स हमको इस तरह से मिलेंगे। और ये कैसे सेल्स हैं, किस तरह के सेल्स हैं स्टूडेंट्स, ये दीज आर माइक्रोस्पोर टेट्राड। सॉरी, अभी इनिशियली डायड बनेगा, अभी टेट्राड भी बनाएंगे, पहले मियोसिस 1 चल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होएगा, मियोसिस 2। मियोसिस 2 के बाद हमको मिल जाता है यहाँ से क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड। चारों के चारों हैप्लॉइड सेल्स हमको यहाँ मिल जाएंगे। वी विल हैव 4 हैप्लॉइड सेल्स हियर। ये क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, ये क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड है, जहाँ पे हमको 4 सेल्स मिल जाएंगे इस तरह से, एंड दे ऑल आर हैप्लॉइड। ये सारे के सारे सेल्स क्या हैं, हैप्लॉइड सेल्स, एंड दे आर ऑल हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड। ठीक है, सबके सब क्या है, हैप्लॉइड सेल्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में ये जो सेल्स आए हैं, दीज आर नथिंग बट द पॉलन ग्रेन्स। क्या है ये, यही पॉलन ग्रेन्स हैं हमारे पास में, which are basically the male gametophyte। ये क्या है, ये मेल गैमेटोफाइट है। यही फ्यूचर में जाके आपके मेल गैमेट्स बनाते हैं। क्लियर इतनी बात सबको, yes or no? नाउ बच्चे, लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉलन ग्रेन। तो हमारे पास में जो पॉलन ग्रेन होता है इनिशियली, ये 2 सेल, मतलब जब इनिशियली होगा, यंग होगा तो सिंगल सेल होगा, और जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये इस तरह से 2 सेल्ड कंडीशंस हमको यहाँ दिखती हैं।
इनमें से एक सेल कहलाता है वेजिटेटिव सेल विच इज कैरिंग मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, जनरेटिव सेल। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल बाद में जाके माइटोटिकली डिवाइड करता है। दिस जनरेटिव सेल, ये जो जनरेटिव सेल है क्या करेगा स्टूडेंट्स, यही जनरेटिव सेल बाद में जाके माइटोटिकली डिवाइड करता है, डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू हमको यहाँ 2 मेल गैमीट्स बना के देगा। ठीक है, ये जनरेटिव सेल क्या करेगा, हमको यहाँ पे 2 मेल गैमीट्स बना के देगा। क्लियर, ये जनरेटिव सेल क्या करेंगे, हमको 2 मेल गैमीट्स बना के देंगे। नाउ ये गैमीट्स तब बनाते हैं जब पॉलन ग्रेन शेड होके स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है और वहाँ से जर्मिनेशन होती है, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो बेटा जब पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन वहाँ शुरू हो जाती है ना, तब वहाँ मेल गैमेट्स अंदर डलते हैं एंड देन दे स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स। फिर वो पॉलन ट्यूब में मूव करेंगे और धीरे धीरे दे रीच टिल द एंड ऑफ योर टिल द माउथ ऑफ योर द एम्ब्रियो सैक। ओके, चलिए इतनी बात सबको समझ में आई। जनरेटिव सेल क्लियर। आगे बेटा, ये जो वेजिटेटिव सेल है इसका न्यूक्लियस कहलाता है ट्यूब न्यूक्लियस। ये ट्यूब न्यूक्लियस भी वहाँ उस पॉलन ट्यूब में रिलीज होता है। इनफैक्ट सबसे पहले वही न्यूक्लियस जाएगा, ट्यूब न्यूक्लियस जाएगा, और उसके पीछे पीछे ये 2 मेल गैमेट्स जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये एक तरह से वहाँ पे उनके लिए रास्ता उनको दिखा रहा होता है, उनके लिए मार्गदर्शन कर रहा होता है ना। तो वो काम होता है आपके मेल गैमेट्स का, ओके, ट्यूब न्यूक्लियस का, राइट। और उनके पीछे पीछे मेल गैमेट जाते हैं एंड देन एम्ब्रियो सैक में जाके वो फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है बच्चे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ज़्यादातर आपके 2 सेल स्टेज में ही होते हैं। 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स 2 सेल स्टेज में ही शेड होते हैं, बट 40% के अंदर आपके क्या होते हैं, ये 3 सेल स्टेज में भी शेड होते हैं, जहाँ पे उनके अंदर फर्दर माइटोटिक डिवीजन रहता है, फर्दर माइटोसिस होता है। तो वहाँ पे 40% के भी आपका क्या होगा, डिविजन्स होगी, राइट। चलो आगे, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई, यस और नो? अब पॉलन के पास ना 2 आपकी लेयर होती हैं, 2 लेयर्स होती हैं। इसके बारे में भी मैंने आपसे बात की थी, एक्साइन एंड इंटाइन। तो एक्साइन बड़ी टफ सी लेयर होती है क्योंकि ये किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन से। और साथ में मैंने ये बोला था कि एक डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है। क्यों? क्योंकि बीच बीच में जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस लेयर बिकॉज बीच बीच में जर्म पोर्स आर प्रेजेंट। इंटाइन की अगर हम बात करते हैं तो ये किससे बनी होती है, दिस इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ठीक है, ये किससे बनी होती है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से बनी होती है। और साथ में ये क्या है, ये एक कॉन्टिन्यूअस लेयर है, दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस लेयर, राइट। ठीक है, डन है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस बेटा जी, एक्साइन और इंटाइन के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली है। इसके अलावा हमारा जो यहाँ पे एक्साइन के अंदर जो वैरायटी हमको देखने को मिलती है, बहुत सारे स्पाइक्स होते हैं, कलर्ड होते हैं, ठीक है।
तो हमको ये वैरायटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स दिखते हैं, साइजेस, शेप्स एंड कलर्स पॉलन्स के दिखते हैं, वो एक्साइन के टेक्सचर ही होते हैं बेसिकली। एंड स्पोरोपोलिन एक ऐसा कंपोनेंट होता है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, एंड इसकी वजह से हम इनको फॉसिल्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। Then we talked about the advantages of pollen grains. What are the advantages of pollen grains? कि pollen grains एक सप्लीमेंट की तरह यूज़ हो जाता है, हम इसको खा सकते हैं, एडिबल होता है। मोस्ट ऑफ द pollen grains, नॉट एवरी, बट कुछ एडिबल होते हैं जिनको हम टैबलेट्स और सिरप्स के फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं, एंड दे एक्ट एज गुड प्रोटीनेशियस सप्लीमेंट्स। इसके अलावा अच्छा कौन यूज़ करता है इसको, जैसे कि बहुत सारे एथलीट्स यूज़ करते हैं, एंड आपके जो हॉर्स रेस में पार्टिसिपेट करने वाले हॉर्सेस होते हैं वो करते हैं, राइट। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस ये हैं इनके कि ये बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज कर देते हैं, जैसे अस्थमा है ना, ब्रोंकियल इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, एंड एट द सेम टाइम एलर्जीज़, बहुत तरह की एलर्जीज़, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, पार्थीनियम से भी एलर्जी हो जाती है, ठीक है। तो ये रहता है यहाँ पे। एंड इसके अलावा इफ़ वी टॉक अबाउट योर वन कैरेक्टरिस्टिक, इसकी वायबिलिटी होती है, वायबिलिटी होती है। तो बेटा वायबिलिटी बहुत ज़्यादा वेरी करती है, मैंने बताया था। वायबिलिटी क्या है कि कब तक पॉलन ग्रेन शेड होने के बाद जर्मिनेट करने के लिए केपेबल है। तो वायबिलिटी इज़ हाईली वेरिएबल, समटाइम्स इट्स जस्ट 30 मिनट्स, जैसे कि आपके राइस में, वीट में 30 मिनट तक केवल वायबल है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपके दूसरे प्लांट्स की, जैसे सोलेनेसी, ट्यूबरेसी, राइट, तो उन सब के अंदर इट कैन गो अप टू सर्टेन मंथ्स, कहीं कहीं पे इट कैन इवन बी वायबल फॉर ईयर्स, राइट। अगर ये भी नहीं चलो तो हमारे पास एक तरीका होता है कि हम पॉलन ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन, जहाँ पे सिंपली हम -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर इनको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन में हम इनको स्टोर करके रख सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात। चलिए अब आगे बढ़े, हमारा आधे से ज़्यादा समय तो रीकैप में चला जाता है, तो आगे से ट्राई करेंगे रीकैप थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ओके। चलो कोई बात नहीं, वैसे बहुत छोटू सा टॉपिक है, आज की क्लास हमारी आराम से इजीली ख़त्म हो जाएगी। बट यार आप लोग ना क्लास में डेली पढ़ा भी किया करो, खाली मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, आप लोग रिविजन्स नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे मैं कितना पढ़ा के चली जाऊँ आपको यहाँ पे, ठीक है। चलिए आ जाए, अब बात किसकी कर रहे हैं हम यहाँ पे, फीमेल स्ट्रक्चर, दैट इज गाइनोशियम। या हम इसको क्या कहते हैं, पिस्टल, वी कॉल इट एज पिस्टल। देखो ये सबसे ऊपर क्या है, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी, ये होती है हमारी पिस्टल। नाउ दिस पिस्टल कैन बी आइदर वन, ये या तो सिंगल हो सकती है, इट कैन बी सिंगल। अगर तो ये सिंगल होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज मोनोकार्पेलरी, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी। अगर ये क्या होती है, इफ इट इज व्हाट, इट इज मोर देन वन, इट इज मेनी, देन हम इसको क्या बोलेंगे, तब हम बोलते हैं इसे
मल्टी कार्पिलरी, ठीक है, तब हम इसको बोलते हैं मल्टी कार्पिलरी, राइट। कार्पिलरी शब्द इसलिए यूज कर रहे हैं, मोनो मीन्स वन एंड कार्पेल मीन्स योर पिस्टल, क्योंकि पिस्टल को हम कार्पेल भी कहते हैं, पिस्टल को हम कार्पेल भी कहते हैं, ठीक है। तो आइदर इट इज मोनो कार्पिलरी और मल्टी कार्पिलरी। मोनो में एक पिस्टल होएगी, मल्टी में ज्यादा होएगी। अब ये मल्टी वाली भी फर्दर सब डिवाइडेड होती है, मल्टी वाली को भी हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। या तो ये कार्पेल्स क्या होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं, एक साथ चिपकी हुई होती हैं, है ना, सारी एक साथ चिपक जाएंगी, तो दे कैन बी आइदर फ्यूज्ड और दे कैन आइदर बी फ्री, एक दूसरे से सब अलग अलग अलग, तो दे कैन आइदर बी फ्यूज्ड और दे कैन बी फ्री। तो जो फ्यूज्ड वाली होती है कार्पेल्स, उन फ्यूज्ड वाली कार्पेल्स को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज सिनकार्पस। क्या बोलते हैं हम, सिनकार्पस। और जो फ्री वाली होती है ना, सारी अलग 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 अलग, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपोकार्पस, ठीक है, देन वी कॉल इट एज एपोकार्पस। तो व्हेन दिस इज फ्यूज्ड हम क्या बोलेंगे, सिनकार्पस, एंड व्हेन दिस इज फ्री वी कॉल इट एज एपोकार्पस, व्हेन द ऑल द पिस्टल्स आर फ्री, यानी एक दूसरे से सब अलग हैं, राइट। अब बेटा जी फ्यूज्ड का एग्जाम्पल बताऊं, यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन कहाँ लिखा है ये भी सुन लो, अभी चेक करना आप लोग एनसीईआरटी खोल के। एनसीईआरटी के जहाँ पे डायग्राम दिया ना ये वाला, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में एग्जाम्पल मेंशन्ड है। आपको टेक्स्ट में कहीं पर भी मोनो कार्पिलरी मल्टी कार्पिलरी का एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, वो आपका डायग्राम के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया है वहाँ मेंशन्ड है। तो बेटा अब आपको क्या ध्यान रखना है ना, कि जब भी आप एनसीईआरटी रीड करेंगे, इससे आप एक चीज़ सीखो कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उस समय आपको एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए, यू शुड ऑल्सो रीड द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द डायग्राम। मैंने पहले भी आपको बहुत बार ये समझाया, मैं वाईटी पे जब सेशंस लेती हूँ हाउ टू रीड एनसीईआरटी, वहाँ भी मैंने कितनी बार एक्सप्लेन किया है कि यार एनसीईआरटी को जो पढ़ने का सही तरीका होता है ना, कि हमको क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी को रीड करने के लिए हमें वहाँ पे एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सा वाला जो है स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं, और इसके रेलेवेंस में जो डायग्राम दिया है या जो बॉक्स में कुछ बताया है, तो उसको भी हम साइड में, या टैबुलर फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशंस दिए, उसको भी हम साइड बाय साइड पढ़ के वहीं मार्क कर लें, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं वापस से। तो सिनकार्पस जब फ्यूज्ड होती है, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास में पापावेर सोमनीफेरम, फ्री का एग्जाम्पल क्या है, व्हेन योर एपोकार्पस यानी पिस्टल्स आर फ्री। कौन सा एग्जाम्पल होता है, वी हैव मिशेलिया, वी हैव मिशेलिया, ठीक है बेटा। चलिए इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब आ जाओ यहाँ पे, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्स। स्टिग्मा की अगर बात करें तो यहाँ पे आके पॉलन ग्रेन्स लैंड होते हैं। स्टाइल यहाँ पे एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है जो कि स्टिग्मा को सपोर्ट कर रही है, एंड इट इज अराइजिंग ऑब्वियसली फ्रॉम द ओवरी, ठीक है। ओवरी क्या है, एक बल्जिंग पोर्शन है, एंड ओवरी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि सबसे पहली चीज इसके अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, राइट। और साथ में स्टूडेंट्स ये जो ओवरी है फ्यूचर में जाके क्या बन जाती है, ये फ्रूट बन जाती है, और ये जो ओव्यूल है फ्यूचर में जाके सीड बन जाता है। ये जो ओवरी है फ्यूचर में जाके फ्रूट बनता है, और जो ओव्यूल है ये फ्यूचर में जाके सीड बनता है। आई बात समझ में, यस। चलिए तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं, ओवरी की बात करते हैं। ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है, दिस इज अटैच्ड
विद द हेल्प ऑफ अ प्लेसेंटा। ओवरी का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अब मैं इसका क्रॉस सेक्शन ऐसे कट करके दिखा रही हूँ आपको। ओवरी के अंदर खाली स्पेस होती है, इसको अच्छा सबसे पहले ओवरी की ये वॉल होगी, ओवरी की ये वॉल होती है जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं, यही बाद में जाके फ्रूट वॉल बन जाती है। एंड इसके अंदर खाली स्पेस होती है जिसको हम बोलते हैं ओवेरियन लोक्यूल। लोक्यूल का मतलब होता है खाली स्पेस। अंदर यहाँ पे इस तरह से प्लेसेंटा की टिश्यूज होती हैं, इसी प्लेसेंटा की टिश्यू से हमारे ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं। The ovules are attached through these placenta. ये क्या हो गए? ओव्यूल्स, राइट। ये अंदर की जो टिश्यू है ये क्या है? दिस इंटरनल टिश्यू, ये जो टिश्यू है ये क्या है? दिस इज प्लेसेंटा, ठीक है, ये टिश्यू क्या है? दिस इज प्लेसेंटा, राइट। एंड बीच में बेटा ये जो इस तरह के स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स हमको दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये जो प्लेसेंटा से इसको अटैच करके रखते हैं, ये स्टॉक जो प्लेसेंटा से ओव्यूल को कनेक्ट करती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूनिकल, फ्यूनिक्यूलस, राइट। आई बात समझ में? नाउ बच्चा लेट्स अंडरस्टैंड। अच्छा, ये प्लेसेंटेशन आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा ही है ना? तो जो भी अलग अलग प्लेसेंटेशन होती है, कहीं पे मार्जिनल दिखती है, कहीं पे फ्री सेंट्रल दिखती है, कहीं पे आपको पेरीफेरी से अटैच्ड होगी, एक्सियल होगी, राइट। तो अलग अलग तरह की हमको प्लेसेंटेशंस देखने को मिलती हैं। ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, चलो ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैं नेक्स्ट उसमें बनाती हूँ। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल नाउ। ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे वी विल बी टॉकिंग अबाउट एन एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल की। तो बच्चों देखो, एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? एनसीईआरटी फॉलो करनी है हमको, कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं बता रही और कुछ मुश्किल भी नहीं है ये समझना। ये जो खाली जगह यहाँ होती है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। बच्चे ये बाहर की तरफ ना मैंने ओव्यूल की ये जो बनाई है ये है इंटेग्यूमेंट्स। क्या है ये? इंटेग्यूमेंट्स है, आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स, राइट। देन स्टूडेंट्स, यहाँ पे इफ वी टॉक अबाउट दिस स्ट्रक्चर जो इससे अटैच्ड होता है ओव्यूल से, प्लेसेंटा को अटैच कर रहा है, ये वही फ्यूनिकल है जिसके बारे में अभी मैंने बताया था। दिस इज द सेम फ्यूनिकल। एंड जिस जगह पे आके अटैच होता है ना, यहाँ पे एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को? हम बोलते हैं क्या? हाइलम। वी कॉल इट एज हाइलम। नेक्स्ट, यहाँ पर द above दिस माइक्रोपाइलर जो रीजन है, यानी जो ऊपर का पोल है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर रीजन या पोल, कुछ भी कह सकते हैं। और बेटा इसके जो एग्जैक्टली ऑपोजिट वाला पोल होता है इसको हम बोलते हैं चलाजल पोल। क्या बोलते हैं? चलाजल पोल या रीजन, ठीक है, मतलब ये ऑपोजिट वाला एंड जो है। नाउ स्टूडेंट्स, अंदर की तरफ
अच्छा, ये वो पोर्शन है माइक्रोपाइल जहाँ पे कोई इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होगी, यानी ये खाली स्पेस होगी, ठीक है। इंटेग्यूमेंट्स के बाद नेक्स्ट लेयर यहाँ पे जो आती है दैट इज द लेयर ऑफ न्यूसिलस, ठीक है। किसकी लेयर आती है? ये न्यूसिलस की लेयर आती है। और बेटा न्यूसिलस की जो लेयर होती है ना, इसके जो सारे सेल्स होते हैं कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। एक सिंसाइशियम कंडीशन हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। सिंसाइशियम बोले तो जहाँ पे सेल्स हमारे कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। सेल्स क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो सिंसाइशियम कंडीशन हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा फंक्शन की अगर हम बात करें तो न्यूसिलस का फंक्शन क्या होता है? देखो, इट इज फुल ऑफ रिजर्व्ड फूड, हेंस ये क्या करती है? प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। ठीक है बेटा जी, तो ये क्या करती है? डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। नाउ अंदर की तरफ क्या है हमारे पास? ये एम्ब्रियो सैक। इनसाइड व्हाट डू वी हैव? दिस एम्ब्रियो सैक। यही एम्ब्रियो सैक बाद में जाके एक, मतलब ऑब्वियसली अभी तो इमेच्योर एम्ब्रियो सैक है, यहीं पे ये धीरे धीरे क्या होगा? फीमेल गैमेटोफाइट में बदल जाएगा और एक मेच्योर एम्ब्रियो सैक यहाँ बन जाएगा, एक मेच्योर फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ बन जाएगा। और इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन। वी विल बी सीइंग अ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन हियर। अभी इनिशियली यहाँ का सिर्फ एक सेल जो है that will undergo the process of meiosis, reductional division and even mitosis। तो ये हमारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे खाली रिडक्शनल डिवीजन नहीं होती, यहाँ पे रिडक्शनल के साथ साथ माइटोसिस भी होती है, इक्वेशनल डिवीजन भी होती है। और बेटा जो एम्ब्रियो सैक यहाँ पे फॉर्म हुआ है, यही एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारी फाइनली फर्टिलाइजेशंस होती हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर आ गया सबको समझ में? चलो आगे बढ़ रहे हैं अब हम, ठीक है। तो इसी एम्ब्रियो सैक का एक सेल which is towards the micropylar end that will undergo the process of meiosis and this is known as megaspore mother cell। क्या बोलेंगे इसको? मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल। अभी स्टूडेंट्स ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, सबसे पहले यहाँ पे क्या होएगा? मियोसिस 1 और हमको क्या मिलेगा इस तरह से? वी विल हैव अ मेगास्पोर डायड। क्या मिलेगा हमको? मेगास्पोर डायड। इसके बाद फर्दर देयर विल बी मियोसिस 2। हमको क्या मिलेगा? मेगास्पोर डायड के बाद हमको क्या मिलता है? टेट्राड, ठीक है। मुझे क्या मिलेगा बच्चे यहाँ? मेगास्पोर टेट्राड। बट इसमें क्या है ना, सारे के सारे मेगास्पोर्स आपके फीमेल गैमेटोफाइट नहीं बनाते। अगेन वन मोर डिफरेंस, सारे के सारे
फीमेल गैमेटोफाइट्स यहाँ नहीं बनेंगे हर एक मेगास्पोर से, क्योंकि बेटा इसमें से 3 मेगास्पोर डीजेनरेट कर जाते हैं. 3 मेगास्पोर degenerates, only 1 megaspore is functional. ठीक है, only 1 megaspore is functional. सिर्फ एक मेगास्पोर यहाँ क्या होगा, फंक्शनल होगा, राइट. और यही मेगास्पोर बच्चे क्या करता है, आगे जाके फर्दर इट विल गो अंडर द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. ठीक है, अब यही मेगास्पोर जो है फंक्शनल वाला, इसी की माइटोसिस होएगी. तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे जब माइटोसिस होती है ना इसकी, ठीक है, मैं दोबारा लिख देती हूँ, यहाँ फंक्शनल मेगास्पोर है ये वही वाला. तो जब सबसे पहले इसकी माइटोसिस होती है तो हमको क्या मिलता है यहाँ से, वी विल हैव 2 सेल्स, सॉरी माय बैड बेटा, यहाँ पे माइटोसिस जो हो रही है दैट इज बेसिकली जस्ट द डिविजन्स ऑफ द न्यूक्लियस. सिर्फ हमारे न्यूक्लियस यहाँ डिवाइड करेंगे, सेल का कोई भी डिवीजन यहाँ नहीं हो रहा है. देयर इज नो डिवीजन ऑफ द सेल, देयर इज ओनली द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस. सिर्फ न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड करेगा. ठीक है बच्चा, तो सी सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास सबसे पहले आती है एक 2 न्यूक्लिएटेड कंडीशन. इसके बाद में आती है 4 न्यूक्लिएटेड कंडीशन. फिर आती है 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन. तो ऐसे करते करते ना हमारे पास फाइनली ये स्ट्रक्चर आता है जिसकी 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है. ठीक है, फाइनली हमारे पास ये स्ट्रक्चर आता है जिसकी 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, राइट, जिसकी 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है. क्लियर हो गया, यस और नो? डन जी, हाँ जी, क्लियर क्लियर क्लियर. सो 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशंस समझ में आ गया सबको यहाँ तक? कितनी माइटोसिस चली होंगी, पहली एक माइटोसिस, दूसरी और तीसरी, तो 3 यहाँ माइटोसिस होती हैं. एंड माइंड इट स्टूडेंट, इट इज एक्चुअली नॉट अ माइटोसिस but this is endomitosis. ठीक है, एंडोमाइटोसिस चलता है. एंडोमाइटोसिस का मतलब होता है जहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है, एक्चुअल सेल्यूलर डिवीजन वहाँ नहीं हो रहा होता. देयर इज नो एक्चुअल सेल्यूलर डिवीजन, इट्स ओनली द डिविजन्स ऑफ द न्यूक्लियस. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ तक सबको समझ तो आ गया ना, कोई इश्यू तो नहीं हुआ? अब हमारे पास जो ये 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन आया, ये 8 न्यूक्लियस खुद को ना थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं ऐसे. ठीक है, क्या कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं इस तरह से. ये 8 न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आता है, राइट बेटा. अब यही 8 के 8 न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सेल वॉल भी फॉर्म होना चालू हो जाती है भाई, बनना अब शुरू हो गई. ठीक है, कुछ कुछ बनना चालू हो जाते हैं. तो एट द एंड फाइनली हमारे पास में इस तरह से सेल्स आ जाते हैं. हैव अ लुक हियर बेटा, हमारे पास में चलाजल एंड मैंने ऊपर कर दिया है जैसा कि आपकी एनसीईआरटी में भी दिया है.
वहाँ पे चलाजल एंड ऊपर कर दिया है और माइक्रोपाइल नीचे कर दिया है, ठीक है। हमने यहाँ सिंपली ओव्यूल को सिर्फ उल्टा कर दिया है, दैट्स इट। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एनाट्रोपस ओव्यूल जब बनाया था तो हमने माइक्रोपाइल ऊपर किया था, चलाजा नीचे किया था, और जो आपके एनसीईआरटी में फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर दिया उसमें चलाजा ऊपर किया है और माइक्रोपाइल नीचे कर दिया है। तो वैसे ही सेम एनसीईआरटी करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। दो न्यूक्लियाई बीच में आ जाते हैं और इसके सराउंडिंग में एक बड़ा सा सेल फॉर्म हो जाता है, राइट। यहाँ पे भी आपके दो इस तरह सेल्स बन जाते हैं एंड दे ऑल्सो हैव सम ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, जिनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। अभी मैं सारी लेबलिंग्स करूंगी। एंड सेंटर में वी हैव अ सेल लाइक दिस हियर। तो माइक्रोपाइल पे हमको 3 सेल मिलते हैं, 3 सेल हमको चलाजा पे मिलते हैं और एक बड़ा सा सेल हमें सेंटर में मिलता है। बेटा ये वाले जो सेल्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल्स। इस सेल को हम बोलते हैं दिस इज सेंट्रल सेल। ये क्या है? ये हमारा है सेंट्रल सेल। ये एक बड़ा सा क्या है? सेंट्रल सेल, ठीक है। दो हमारे पास ये क्या है? दीज आर द सिनर्जिड्स। ये दो हमारी क्या है? दीज आर द सिनर्जिड्स। और ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है हमारे पास में एग सेल, ठीक है। क्लियर हो गई सभी को बात? यस और नो? तो ये हमारे पास 3 एंटीपोडल्स जो हैं इस तरह से, ये तीनों के तीनों एंटीपोडल्स चलाजल एंड पे प्रेजेंट होंगे एंड दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नथिंग इन द फर्टिलाइजेशन। और आप बाद में देखेंगे कि ये तीनों के तीनों सेल्स ना डिजेनरेट हो जाता है, इनका एज सच कोई रोल नहीं होता। और सेंट्रल सेल की जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, इसके बीच में यहाँ जो दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं इनको हम? पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। व्हाट डू वी कॉल देम एज? पोलर न्यूक्लियाई, राइट। दीज आर द पोलर न्यूक्लियाई। डन हो गया? यस। या we forgot to mention these green leafy structures. These are known as filiform apparatus. तो apparently अगर मैं यहाँ पे सेल का नंबर और न्यूक्लियस का नंबर काउंट करूँ तो क्या बैठता है भाई? How many total cells are here? 1 2 3 4 5 6 7 है ना? How many total cells? 7. So it is a 7-celled, and how many nucleus are there? How many nucleus are there? We have 8 nucleus. So it's a 8 nucleated condition. ठीक है, ये एक 7-celled 8 nucleated condition है. It's a 7-celled 8 nucleated condition. ठीक है. This is nothing but a mature female gametophyte. This is a mature female gametophyte. It's a mature female gametophyte. हमारे पास ये जो फाइनल स्ट्रक्चर आया है जिसके अंदर 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज अ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, राइट। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स. सो यू गाइस कैन टेक अ बिट ब्रेक ऑफ 1 or 2 minutes मीनवाइल. Yes. चलिए. So have a break of 5 minutes. Yeah.
ठीक है बच्चे, चलिए। सो ये हमारे पास में फाइनली फीमेल मैच्योर गेमेटोफाइट आ गया है। एंड अब इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा दैट वुड बी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद में फर्दर क्या ही होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। तो बेटा जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है यहाँ पे दैट इज बेसिकली योर डबल फर्टिलाइजेशन। But before fertilization, there's an important step that has to happen. What is that important step? That there is the process of pollination. तो बेटा फर्टिलाइजेशन होने से पहले गैमीट्स को पास में आना तो ज़रूरी है कि नहीं? जब तक गैमीट्स एक दूसरे के पास में नहीं आएंगे, आपको क्या लगता है फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? नहीं होगा। तो उसके लिए जो इन एंजियोस्पर्म्स के अंदर प्रोसेस होता है यूज, दैट इज पॉलिनेशन। व्हाट प्रोसेस इज यूज? पॉलिनेशन। चलो लेट्स सी वन बाय वन पॉलिनेशन को कवर करते हैं। तो बेटा पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच द योर पॉलिन्स process in which पॉलेंस क्या करते हैं बेटा, आपके शेड होते हैं फ्रॉम द एंथर एंड लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ, सेम भी हो सकता है, सेम फ्लावर भी हो सकता है, या डिफरेंट फ्लावर भी हो सकता है, ठीक है। इट कुड बी सेम फ्लावर, इट कुड बी अ डिफरेंट फ्लावर, राइट। तो यहाँ पे ये कैसा प्रोसेस होता है पॉलिनेशन, जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो शेड होते हैं एंथर से और स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर या सेम फ्लावर पे जाके लैंड होंगे। क्लियर हो गई इतनी बात बेटा? अब आपका जो पॉलिनेशन प्रोसेस होता है इट हैज़ बीन बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इट कुड बी आइदर सेल्फ पॉलिनेशन, या तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है या ये क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। ये या तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है या ये क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन नाम से हमको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, आपके एंथर्स दे विल बी फॉलिंग फ्रॉम दी पॉलिन्स। आपके जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ गिरेंगे, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है। पॉलिन्स कहाँ से कहाँ गिरेंगे, फ्रॉम द एंथर to the stigma of same flower, ठीक है। Pollens will ठीक है, पॉलेंस विल फॉल फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सिमिलरली अब बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, आपका एक फ्लावर की बजाय एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाके पॉलेंस फॉल होते हैं, ठीक है। फ्रॉम, अब मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ बच्चे, इतना तो आप समझ जाओगे। फ्लावर टू अनदर फ्लावर, ठीक है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ पॉलेंस जाके लैंड होते हैं। बेटा जी यहाँ पे जो आपके पॉलेंस लैंड हो रहे हैं फ्रॉम द स्टिग्मा टू फ्रॉम योर एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर के अंदर जो फॉल होते हैं, इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, सेल्फ पॉलिनेशन।
इसके लिए एक बायोलॉजिकल टर्म भी यूज की जाती है. व्हाट टर्म डू वी यूज? वी टू यूज द टर्म ऑटोगेमी. क्या टर्म यूज करते हैं बेटा जी हम? ऑटोगेमी, राइट. एंड सिमिलरली क्रॉस पॉलिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन फ्रॉम वन फ्लावर टू दी अनदर फ्लावर जा रहा है. बट यहाँ पे अगेन देयर इज वन मोर बाइफर्केशन. क्या यार देखो, या तो वो ना डिफरेंट फ्लावर जो जिसकी बात हो रही है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, तो या तो वो फ्लावर सेम प्लांट का हो सकता है. मतलब आप समझ रहे हैं, एक पौधा है, उस पौधे के अंदर एक फूल तो नहीं होगा, बहुत सारे फूल होंगे, राइट. अब उन्हीं उस एक पौधे के अंदर एक फूल से दूसरे फूल पे अगर पॉलिनेशन हो गया तो क्या होगा? इट वुड बी व्हाट? इट वुड बी व्हाट? है तो क्रॉस पॉलिनेशन ही, लेकिन उसके लिए एक टर्म हम यूज करते हैं. देखो, सेम प्लांट अगर होता है ना तो वी यूज द टर्म जीटोनोगेमी. क्या यूज करते हैं? जीटोनोगेमी. और अगर ये आपका डिफरेंट फ्लावर हो, डिफरेंट प्लांट होता है, इफ इट्स अ डिफरेंट प्लांट, देन वी यूज द टर्म व्हाट? अगर आपका प्लांट डिफरेंट होता है तो हम क्या टर्म यूज करते हैं? जीनोगेमी. वी यूज द टर्म जीनोगेमी. ठीक है बच्चे. क्लियर हो गई? इतनी बात आ गई सबको समझ में? हाँ या नहीं? यस और नो? हाँ, आया सबको समझ में? हाँ या नहीं? ठीक है. तो बेटा जी जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, this is the bifurcation of your pollination, and this is how we bifurcate them as self pollination and cross pollination. And cross pollination के अंदर भी further क्या है हमारे पास में सब divisions है. if it's just the same plant but yet different आपके flowers हैं तो उसको जीटोनोगेमी कहेंगे. और अगर आपका डिफरेंट प्लांट है और फ्लावर्स भी अलग है तो हम उसको जीनोगेमी कहेंगे. नाउ कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे एक बार नोट कर लीजिए. क्या देखो, सेल्फ पॉलिनेशन की ना कुछ यहाँ पे एडवांटेजेस भी होती हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं. सेल्फ पॉलिनेशन देखो, हमारे पास जो मेनली फ्लावर्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं. एक होते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स और एक होते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर्स. तो जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं, जो बच्चा क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? क्लोज्ड फ्लावर्स होते हैं. ठीक है, दीज आर बेसिकली द क्लोज्ड फ्लावर्स. और इन फ्लावर्स का क्या रहेगा यहाँ पे, जब ये बेसिकली कली जैसे हैं, इनकी पेटल्स हमेशा क्लोज रहती हैं. तो यानी यहाँ पे आपके पास सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं. पॉलिनेशन अगर होगा भी तो क्या होगा? सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, क्योंकि इसकी सेपल्स पेटल्स कभी खुलती ही नहीं है और स्टेमन्स को और आपके पिस्टल्स को एक्सपोज ही नहीं होने देती. तो जब तक आपके ये एंड्रोशियम गाइनोशियम एक्सपोज नहीं होंगे तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं. ठीक है, तो हेंस ये क्लोज फ्लावर्स रहते हैं. और चेस्मोगेमस कैसे होते हैं? ओपन फ्लावर्स होते हैं. तो बेटा ओपन फ्लावर्स में क्या है? सेल्फ भी हो सकती है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है, राइट. अब इस सेल्फ पॉलिनेशन का कुछ तो एडवांटेजेस हैं. क्या एडवांटेज है कि भैया अगर सेल्फ पॉलिनेशन होती है ना तो क्या होता है आपका वहाँ पे यू विल बी सॉरी, हम इसकी बात करते हैं क्लिस्टोगेमस की. तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स की क्या एडवांटेजेस होते हैं? इट हैज़ द एडवांटेज कि हमको ना यहाँ पे एश्योर्ड सीड सेट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होनी ही होनी है.
भैया वो फूल बंद है, पॉलन ग्रेन्स उड़ के कहाँ ही जाएंगे, जब भी डेहिसेंस होगा आके धबाक करके कहाँ गिरेंगे, स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे ना। तो इसीलिए इसका एडवांटेज क्या होता है क्लिस्टोगेमस का, कि दे गिव एश्योर्ड सीड सेट्स, दे गिव एश्योर्ड सीड सेट्स, हमको यहाँ एश्योर्ड सीड सेट मिलेगा ही मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज की, भाई इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है क्या? जी बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे कभी क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, इसीलिए एक टाइम के बाद यहाँ स्टेरिलिटी आ जाती है ना, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होने लगता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई कि इनफर्टाइल हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद में, आफ्टर सम टाइम, इसको नोट कर लेना पूरा पॉइंट। और दूसरी चीज़ क्या बोली, एक और डिसएडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे बार बार सेम ही जीन्स के साथ रिप्रोडक्शन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, कोई और गैमीट्स बन ही नहीं रहे, कोई जेनेटिक वेराइटी नहीं हो रही। तो आप देखते हैं ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज फेवर्स जेनेटिक वेराइटी, बट यहाँ वो जेनेटिक वेराइटी उतनी नहीं मिल पा रही, ठीक है। तो इसीलिए हमको यहाँ नो जेनेटिक वेरिएशन, हमको यहाँ कोई जेनेटिक वेरिएशंस नहीं मिलेंगे, नो जेनेटिक वेरिएशंस, ठीक है, वी विल नॉट गेट एनी जेनेटिक वेरिएशंस हियर, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर जीटोनोगेमी आपका अगर देखा जाए तो वैसे तो ये क्रॉस है, बट जेनेटिकली इट इज जस्ट लाइक योर ऑटोगेमी ओनली, क्योंकि भाई प्लांट तो यहाँ भी सेम ही रहेगा ना, सेम प्लांट है, सेम जीन्स हैं, तो नो जेनेटिक वेराइटी। तो जेनेटिकली इट इज, ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में भी लिखी है, यहाँ लिख रही हूँ, जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी। जेनेटिकली बिल्कुल ऑटोगेमी जैसा है ये, ठीक है। और जीनोगेमी आपका यहाँ बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है, यू विल गेट जेनेटिक वेरिएशंस हियर, हमको अच्छी खासी जेनेटिक वेराइटी यहाँ मिलेगी इन द जीनोगेमी। क्लियर? सबको सब समझ आया जो भी मैंने यहाँ बताया है? सब घुसड़ पुचड़ तो नहीं हो गया सबके दिमाग से? हाँ, चीज़ें समझ में आई या नहीं आई? चलो राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। भाई पॉलिनेशन की तो हम बात कर रहे हैं, पर यार वो पॉलन ग्रेन्स खुद थोड़ी ना उड़ के, मतलब उड़ के आएगा हवा के थ्रू, बट हर बार हवा जो है वो पॉलन ग्रेन्स को नहीं लेके आ सकती ना, it's not every time the wind that will help in the pollination। तो आपके यहाँ पे कौन सी चीज़ और एक्स्ट्रा हेल्प करती है, चलिए देखिए। सो या लेट्स टॉक अबाउट द pollinating agents। पॉलिनेटिंग एजेंट्स को हम सिंपली क्या कहते हैं, इनको हम बोलते हैं पॉलिनेटर्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वी कॉल देम एज पॉलिनेटर्स। अब ये पॉलिनेटर्स बेटा हमारे पास में दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? वी हैव बायोटिक एंड एबायोटिक।
बायोटिक पॉलिनेटर्स जो होंगे वो आपके बहुत तरह के एनिमल्स, इसके अंदर सब आ जाते हैं हमारे एनिमल्स, ठीक है। एंड ज्यादातर जो मेनली क्या होते हैं इसमें आपके बीज, वॉस्प यानी इंसेक्ट्स, ठीक है। तो मेनली आपके क्या होते हैं, इंसेक्ट्स। एंड पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। फिली शब्द का मतलब है पॉलिनेशन, तो एंटोमो शब्द आता है फॉर योर इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, है ना। आ जाओ, ए बायोटिक की बात करें तो ए बायोटिक में वी फर्दर हैव टू एजेंट्स। क्या क्या, एक तो हमारे पास यहाँ विंड होता है, विंड या एयर कुछ भी कह लो, और एक हमारे पास में वाटर होता है। तो बच्चा जो पॉलिनेशन बाय विंड होती है, पॉलिनेशन बाय एयर होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, वी कॉल इट एज अनीमोफिली। क्या बोलते हैं, अनीमोफिली। एंड पॉलिनेशन बाय वाटर इज नोन एज हाइड्रोफिली। पॉलिनेशन बाय वाटर, पानी से जो पॉलिनेशन होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, हाइड्रो शब्द का मतलब है पानी, ठीक है। अनीमो शब्द का मतलब है एयर, हवा, विंड, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे बेटा सारी। बायोटिक के अंदर अगर हम आपके बात करते हैं पॉलिनेशन यहाँ पे कैसे होता है, तो मेनली हमको एग्जाम्पल देख लो। सबसे पहले हमको कहाँ दिखता है, ये कॉर्न कॉब में। किस में दिखता है, कॉर्न कॉब। यहाँ पे कैरेक्टर्स देखो क्या क्या देखने को मिलते हैं। इनके जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं ना, प्रेफरेबली कैसे होंगे, लाइट वेट होने चाहिए। द पॉलिन ग्रेन शुड बी लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी, ठीक है। लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी, बिल्कुल चिपचिपे नहीं होने चाहिए, क्योंकि चिपचिपे होंगे तो हवा उनको नहीं उड़ा पाएगी। अरे गलत बता दिया मैंने, सॉरी, माय बैड। मैंने ऊपर ये हेडिंग नहीं देखी, हम पहले एयर वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। माय बैड, आई एम रियली सॉरी। तो आई एम गोइंग अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में पहले हवा दिया है, फिर पानी दिया है, लास्ट में इंसेक्ट है, तो वैसे ही चलते हैं, ठीक है। और मेरे को वही सीक्वेंस याद था, एंड आई डिडंट सॉ द हेडिंग। चलो कोई बात नहीं, अरे बता तो दिया करो यार। कॉर्न कॉब इज द एग्जाम्पल फॉर द एयर। एंड क्या बताया बच्चे मैंने, पॉलिन ग्रेन्स यहाँ कैसे होते हैं, लाइट वेट होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट यहाँ के जो आपके स्टेमेंस होते हैं, स्टेमेंस आर वेल एक्सपोज्ड, मतलब इतने खुले खुले होते हैं ताकि वहां पे आपके मतलब ऐसे एक्सपोज रहते हैं कि हवा आए और उनको उड़ा के ले जाए। उनको नहीं, मतलब उनके ऊपर लटकते हुए पॉलिन ग्रेन्स को। स्टेमन का मतलब क्या है यार, नीचे फिलामेंट और ऊपर एंथर, और एंथर में पॉलिन्स, तो पॉलिन्स को ही तो उड़ाना है ना, तो इसलिए स्टेमन्स अगर एक्सपोज्ड होंगे तो पॉलिन्स का उड़ना इजी हो जाएगा। अब क्या बात कर रहे हैं हम, नो डोंट टेल मी, सब हट गया। अरे यार यार बच्चों यार, क्या करवा दिया यार, अब नहीं आएगा वो वापस। मेरे बोर्ड के साथ ये थोड़ी सी दिक्कत है कि ना हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखते हैं उसको तुरंत यहाँ पे हमको सेव करना होता है, नहीं तो वो सब उड़ जाता है। चलो भाई कुछ नहीं, हम यहाँ पे एक एक करके बात कर लेते हैं। बाय एयर वालों की बात कर लेते हैं सबसे पहले। बेटा मैं अब दोबारा नहीं लिख रही, पॉलेंस की हम बात कर चुके हैं। पॉलेंस लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी होते हैं।
मैंने आपको स्टेमन भी बता दिया, वेल एक्सपोज्ड होते हैं। स्टिग्मा बता रही थी, स्टिग्मा कैसे होते हैं, स्टिग्मा आर फेदरी हियर, ठीक है, ताकि उनके ऊपर आसानी से पॉलेंस आके चिपक जाएं, फेदरी होते हैं वो, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका जो कार्पेल्स और पिस्टल्स रहते हैं, दे आर टैसल लाइक, ओके। सो बेसिकली योर स्टिग्मा इज टैसल लाइक, टैसल लाइक होते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल कौन को बता चुकी हूँ। और द पॉलेंस आर मेनली फ्लोन अवे थ्रू द एयर करेंट्स, एयर करेंट्स के थ्रू ही आपके पॉलेंस जो है वहाँ से उड़ते हैं, ठीक है। पॉलेंस उनको कौन उड़ा के लेके जाता है, यही हवा के झोंके जो आते हैं, वही हवा के झोंके पॉलेंस को उड़ा के लेके जाते हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे इफ वी टॉक अबाउट द फ्लावर, फ्लावर कैसे होते हैं, तो बड़े ना डल से फ्लावर होते हैं, डल फ्लावर्स होते हैं, इतने सुंदर नहीं होते, ना ही खुशबूदार होते, डल फ्लावर्स स्मॉल साइजेस में होते हैं एंड मोस्टली पैक्ड इन इनफ्लोरेसेंस, मतलब छोटे छोटे होते हैं ना, तो वो एक साथ इनफ्लोरेसेंसेस में पैक्ड होते हैं। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल हो गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पॉलिनेशन बाय एयर। अब आ जाते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर, हाइड्रोफिली। वाटर इज द एजेंट फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है, पानी है यहाँ। एंड आपके जो पॉलेंस होते हैं यहाँ कैसे होते हैं, पॉलेंस बेटा यहाँ होते हैं रिबन लाइक, लंबे लंबे रिबन लाइक, ताकि वो पानी के साथ साथ पैसिवली बहते हुए चले जाएं, ठीक है। साथ में they are covered with mucilaginous coverings, mucilaginous लेयर से कवर्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास अगेन फ्लावर जो होते हैं ना, दे कैन बी पॉलिनेटेड बाय वाटर ओनली व्हेन दे आर आइदर ऑन द सरफेस ऑफ द ऑफ द वाटर। मतलब देखो यार, आप ऐसे समझो, अगर पानी के सरफेस तक भी प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे आपका प्लांट है, इस तरह से सरफेस पे है, राइट, ये आपका मेनली फीमेल प्लांट होता है और ये आपका मेल प्लांट होता है। इसमें से स्पर्म्स रिलीज होते हैं, मतलब पॉलेंस रिलीज होते हैं एंड पानी के साथ बहते बहते यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे भी पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा किसमें, वैलिसनेरिया में ऐसा होता है। ऑल्सो इट कैन हैपन, या फिर क्या हो कि भैया दोनों ही प्लांट हमारे क्या है, इस तरह से सबमर्ज्ड हैं, ये हमारा मेल फीमेल दोनों ही पानी के अंदर सबमर्ज्ड हैं, यहाँ से पॉलेंस निकलेगा, पानी के थ्रू जाएगा और इधर लैंड कर जाएगा। ये हमको दिखता है ज़ोस्टेरा में, सी ग्रास के अंदर, ठीक है। नाउ एक एक्वाटिक प्लांट ऐसे भी होते हैं बेटा, देखो उनकी जड़ें तो होती हैं नीचे, मतलब वैसे वो पानी में है, लेकिन ऊपर से उनका जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर फ्लोटिंग वेल अबव द प्लांट वाटर सरफेस। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, पानी ऐसा उड़ के थोड़ी ना जाएगा पॉलिनेशन करने, हाँ, तो ऐसे एक्वाटिक प्लांट्स का पॉलिनेशन वाटर ना करके कौन करता है, आइदर इंसेक्ट्स और एयर, ठीक है, या तो हवा करेगी या आपके इंसेक्ट्स करेंगे ऐसे प्लांट्स का। इसका एग्जाम्पल क्या होता है,
इसको बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली एंड द एग्जाम्पल इज वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ। देखो इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, मैं बता देती हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर पॉलिनेटेड बाय इज पॉलिनेटेड बाय वाटर, ठीक है। और सोचो सामने ही वाटर लिली वाटर हाइसिंथ है, तो एकदम सबकॉन्शियस माइंड क्या कहेगा, वाटर लिली वाटर हाइसिंथ बोलेगा ना। बट एक्चुअल में जिनके आगे वाटर है, जो इनका नाम लिए घूम रहे हैं, वही इनका पॉलिनेशन नहीं करते, ना ही वाटर लिली का होता, ना ही वाटर हाइसिंथ का होता। Vallisneria, Zostera are the examples that are given in the NCERT which are being pollinated by water. Clear? ठीक बात, इतनी समझ में आ गई, ठीक है बेटा। चलो यही था इसके बारे में, अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। लास्ट आ गया हमारे पास पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटोमोफिली। ओके, अब हम एंटोमोफिली पढ़ लेते हैं बच्चे। देखो, भंवरे को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ के फूल अपनी सुंदरता का इस्तेमाल करते हैं, अपनी खुशबू का, अपने इत्र का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जैसे इट्स जस्ट लाइक एनी फीमेल ट्राइंग टू अचीव एनी मेल्स अटेंशन, लाइक अपने पसंदीदा मर्द के लिए। आजकल ये बहुत डायलॉग चल रहा है ना इंस्टाग्राम पे। हाँ चलो ठीक है, मुझे नहीं पता आपने देखा है नहीं, तो क्या करेगी वो महिला, कुछ करने की कोशिश करेगी, उसको इम्प्रेस करेगी। हाँ, वेल ड्रेस होएगी, अच्छा सा इत्र लगाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे फूल करते हैं। उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए बदले में पॉलिनेशन हो जाए हमारा। अब वो मेल क्या कह रहा है, भाई ठीक है मैं पॉलिनेशन कर भी दूँ, पर मुझे भी तो कुछ बदले में मिलना चाहिए। तो उनको बदले में क्या मिलता है, फ्लोरल रिवॉर्ड्स। खाली नहीं जाते। उनको क्या बोलते हैं उसको, जब हम किसी पार्टी में हाँ, रिटर्न गिफ्ट, उनको रिटर्न गिफ्ट मिलता है। वो रिटर्न गिफ्ट क्या होता है, नेक्टर होता है, ठीक है। दैट रिटर्न गिफ्ट इज व्हाट, नेक्टर। चलिए, तो समझ गए बेटा, फूल यहाँ क्या है, सुंदर है, ब्यूटीफुल, लार्ज कलरफुल पेटल्स, कलरफुल पेटल्स। और कैसी पेटल्स, सुगंधित पेटल्स। हाँ, क्या बोलते हैं सुगंधित को इंग्लिश में यार, ये कैसे हो गया, मतलब मैं हिंदी बोल पा रही और इंग्लिश नहीं बोल पा रही, आज तो मेरे साथ अलग ही हो गया कुछ। हाँ ठीक है, they have scented petals, they have scent, they have, I'm not getting that word यार। क्या आपके साथ ऐसा कभी होता है, you want to speak something and that is not coming out of your mouth, ऐसा लगता है दिमाग में ही कहीं घूम रहा है और ज़ुबान पे वो शब्द नहीं आ रहा। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। और सोचो बीइंग अ बायोलॉजी टीचर, ये कितना एम्बैरेसिंग भी होता है यार। कभी कभी बच्चे सोच रहे थे यार इस मैम को आता नहीं, ये पागल बना रही है तो ऐसा नहीं होता, हम भी यार इंसान है, भूल जाते हैं यार, क्या बात हो गई। फ्रेग्रेंट, देखो बोल रही हूँ ना यार तब से कि मुझे आता है। हाँ, तो दे हैव नाइस फ्रेग्रेंस, ओके ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इनके पॉलेंस की, तो पॉलेंस कैसे होते हैं ना बेटा, यहाँ चिपचिपे होते हैं, स्टिकी पॉलेंस होते हैं, स्टिकी, चिपचिपे। चिपचिपे क्यों होते हैं, ताकि जब भी कोई भंवरा आए, कोई बी आए, कोई वॉस्प आए, कोई भी इंसेक्ट आए, कोई बटरफ्लाई आए, तो उसकी बॉडी पे वो चिपक जाते हैं। और जहाँ भी कहीं दूसरे फ्लावर पे वो जाके इंसेक्ट बैठेगा, वहाँ पे जाके वो उनको झाड़ के आ जाएंगे और पॉलिनेशन कर देंगे, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट्स, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स के अंदर मैंने बताया क्या मिलते हैं हमको, फ्लोरल रिवॉर्ड्स, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर।
नेक्टर। डन। चलिए एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, रोज, मैरीगोल्ड, इतने सारे हमको फूल पता ही है जहाँ पे क्या होता है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट चलता है। ठीक है, पॉलिनेशन कौन कराता है? इंसेक्ट कराता है। क्लियर? सो बेटा यहाँ हो गई आज के इस लेक्चर की समाप्ति। अब हम फटाफट से क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। सबसे पहला सवाल आप सभी के लिए जो आपके ब्रेन को एकदम स्टॉर्म कर देगा, आपके दिमाग को एकदम हिला के रख देगा, ये सवाल मुझे ऐसा लगता नहीं है क्योंकि मैंने इतना अच्छा पढ़ा है, आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। What term is used to describe a gynoecium with more than one carpel that are fused together? मैंने बताया था ना, जब बहुत सारी कार्पेल्स फ्यूज हो जाती हैं तो फ्यूज के लिए टर्म क्या था? एपोकार्पस। नो, एपो में ये फ्री रहती हैं, फ्यूज नहीं होती। सिनकार्पस, एग्जैक्टली इट इज सिनकार्पस। मोनो में तो बहुत सारी होती नहीं, मोनो में एक ही होती है, पॉली में भी एक ही होते हैं। पॉली शब्द है, बट अगेन पॉली शब्द ये नहीं बताता कि वो फ्यूज्ड भी हैं, हमको फ्यूज्ड भी बतानी है, तो करेक्ट आंसर सिनकार्पस होगा। थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप एवरीवन, जो जिसका हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द ओवरी दैट connects the ovule to the ovary wall is called the part of the ovary that connects the ovule to the ovary wall is called। हाँ जी, कनेक्ट करने वाली स्टॉक बतानी है, बताओ यार। स्टाइल नहीं होता यार, इट इज फ्यूनिकुलस। मेरे को मतलब दूर से नजर आ गया था, आप लोगों को दिखा या पता नहीं। तो प्लेसेंटा तो बेटा वही टिश्यू है जिससे कनेक्ट हो रहा है, स्टिग्मा तो हमारा फीमेल पार्ट है, ठीक है, ओवरी का पार्ट ही नहीं है, स्टिग्मा हटा दो, स्टाइल हटा दो, तो इट इज द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज एक्चुअली द फ्यूनिक्यूलस। ओके, इट्स द फ्यूनिक्यूलस। चलो भाई चलो, ये बहुत सब समझ में आ रहा होगा सब बच्चों को, इतना मैं मान के चल रही हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा है। What's the primary purpose of the pollination in flowering plants? Flowering plants में primary purpose क्या होता है भाई, क्या होता है? To produce the seeds, क्या ये seeds को produce करते हैं? To transfer the pollen from the anther to the stigma, क्या ये pollens को transfer करते हैं anther से stigma, anther से stigma करते हैं? चलो बताओ प्राइमरी पर्पस क्या है पॉलिनेशन का? टू प्रोड्यूस फ्रूट, टू सपोर्ट द प्लांट। देखो पॉलिनेशन प्रोसेस होता तो यही है, पर हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि पॉलिनेशन क्या है। सवाल ढंग से पढ़ लेना, नहीं तो छित्तर लगेंगे सबको, ठीक है यार। क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे तभी तो आंसर कर पाओगे। ये पॉलिनेशन देख के अब तक आधों ने बी लगा दिया होगा अपने दिमाग में, है ऐसे कोई महारथी? तो बेटा ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। फ्रूट तो बाद की बात है, मेन हमको ना बीज बनाना है। बीज हमको चाहिए नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन फल से नहीं आता, सीड से आता है। तो फ्रूट खा लो, सीड का पता नहीं क्या है, हाँ फिर अगली बारी कोई फ्रूट आपको कोई फ्रूट मिल ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए वी नीड सीड्स यार, वी नीड सीड्स, वी नीड टू सो द सीड्स सो दैट वी कैन हैव द प्लांट, और उस प्लांट के अंदर फूल आएंगे और फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए बीज बनेंगे ना, फिर फल जो होंगे आप खा लेना, पर इम्पॉर्टेंट बीज है हमारे लिए। एज अ बायोलॉजिस्ट सोचो आप, ठीक है, भुक्कों की तरह मत सोचो। What term describes the process by which pollen is transferred from one flower to another flower of the same species but on a different plant? ऐसी आपको टर्म डिस्क्राइब करनी है जहाँ पे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर यानी क्रॉस पॉलिनेशन पर डिफरेंट प्लांट है, ठीक है। तो सेल्फ तो हटा दो, क्रॉस ठीक है भाई, क्रॉस ठीक है, पर मुझे ना मज़ा नहीं आया, मुझे लिटरली मज़ा नहीं आया। ऑप्शंस थोड़े और बेटर हो सकते थे। तो ये क्या होती है? दिस इज जीनोगेमी, ठीक है, दिस इज जीनोगेमी। तो अगर ऑप्शन में जीनोगेमी दिया होता तो आपको जीनोगेमी ही मार्क करना था।
ओह, थैंक यू सो मच। बताइए, थैंक यू आपको हमें बोलना चाहिए, हम आपको थैंक यू बोल के चले जाते हैं। थैंक यू हमें बेयर करने के लिए 1.5 घंटे के लिए। हाँ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, गुड नाइट।